दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है संग्यू नाम के एक परेशान लड़के से। अब बेचारा संग्यू है तो गरीब स्क्रिप्ट राइटर, लेकिन हालत ऐसी है कि ना जॉब है ना दोस्त है, और ऊपर से मम्मी पापा भी उसे अलविदा कह चुके हैं। रही सही कसर उसके सोने की समस्या ने पूरी कर दी थी। जनाब पूरे 6 महीने से नींद नहीं ले पाए, क्योंकि जैसी आंख लगती है एक भयानक सा राक्षस उसके सपने में आ धमकता है और कहता है सोएगा बेटा तो मरेगा बेटा। अब आज की रात संग्यू को मेट्रो में ट्रेवल करने वाला एक सपना आता है, जो वैसे भी मिडिल क्लास बंदों का सस्ता यूरोप टूर होता है। तभी अचानक से वही खतरनाक राक्षस सपने में एंट्री मारता है, संग्यू के बाल खींच और उसका सर पकड़कर पटरी पर रगड़ता है। मतलब ऐसा सपना देखकर तो कोई भी कहेगा नींद बाबा तुमसे ना हो पाएगा। सपने से घबरा कर उठते ही संग्यू सोचना शुरू करता है चलो अब कहानी लिखते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर थाप थाप होती है। जी हाँ, उसका मकान मालिक जो है गेट बजा रहा था और हाथ में था खाना लिए जैसे कोई दोस्त हो उसका। पर संग्यू जानता था कि ये खाना नहीं है, किराए वसूली का एक नया तरीका है। इसलिए बिना कोई देरी किए वो खिड़की से ऐसे कूदता है जैसे कोई स्टंटमैन हो, लेकिन असलियत में बस किराया नहीं देना था उसे। संग्यू भागते भागते रोड पर आ जाता है और सोचने लगता है उन सारे साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के बारे में जिनसे उसने अपने सपनों की डिलीवरी कहानियां शेयर की थी। सबने अपनी अपनी राय दी, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा नहीं बताया जिससे बेचारा संग्यू अपने नींद के भूत को भगा सके। अब भूख लगी तो क्या करे बेटा, एक फूड स्टॉल पर जाकर एगलेस पैनकेक मांगता है, क्योंकि जेब में अंडा खरीदने जितना पैसे नहीं था ना। लेकिन वहाँ के स्टॉल वाले को संग्यू पर दया आ जाती है और वो कहता है ले भाई आज तो अंडा खा ले, कसम से तू तो मेरे से भी दुखी लग रहा है। जब तक पैनकेक बन रहा था संग्यू सामने के कैफे को देखता है जहाँ एक लड़की हुआर काम कर रही होती है। अब हुआर को देखकर संग्यू का दिल धड़कने लगता है। वो याद करता है जब पहली बार क्लब में उसे गाते हुए देखा था, तभी से वो उसका फैन बन गया था। मतलब एक तरफा प्यार, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। तभी स्टॉल वाला उसका पैनकेक देता है, बेचारा संग्यू मजे से खाने लगता है। लेकिन तभी वह एंट्री होती है संग्यू के मैनेजर संजी की, जो ऐसे आता है जैसे वो पैनकेक नहीं संग्यू की आत्मा निकालने आया हो। संग्यू का पैनकेक नीचे गिरता है और वो भागना शुरू कर देता है। क्योंकि पेट भरा नहीं था इसलिए स्टेमिना भी जवाब दे देता है और आखिरकार संजू से पकड़ ही लेता है। अब संजू उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर डांटता है कि कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत नहीं की तूने, स्क्रिप्ट नहीं दी, तू साले लेखक है या सपना देखने वाला योगी। संगू बेचारा बहाना देता है सर देखो नींद नहीं आती और जब आती है तो साला राक्षस धमकता है, सपने में जान ही ले लेता है यार वो। लेकिन संजी का दिल पत्थर नहीं बल्कि कॉर्पोरेट का था। उसने 10 दिन की डेडलाइन दे दी उसे। अब संजू चाहता है अपने अपार्टमेंट में, और भाई वहाँ उसका सारा सामान बाहर फेंका हुआ होता है और दरवाजे पर ताला लटका हुआ होता है। मतलब उसके मकान मालिक ने नो डिपॉजिट नो एंट्री वाला नियम लागू कर दिया था। अब रात कहाँ बिताए बेचारा, एक कैफे में जा बैठता है, लैपटॉप पर कुछ लिखने की कोशिश करता है, पर खाली पेट से क्रिएटिविटी निकलती थोड़ी है। नींद उसे पकड़ लेती है और तभी फिर वही राक्षस धमकता है, उसका गला पकड़ता है और सिर पर टेबल दे मारता है और संग्यू फिर से मर जाता है, लेकिन सपने में। अब जब संग्यू की आंख खुलती है तो उसे सबसे पहले एक बुरी खबर मिलती है, उसका लैपटॉप चोरी हो चुका था। अब वो बुरी तरह टूट जाता है और फिर संजू को मैसेज करता है आई एम डन, अब मैं सुसाइड कर रहा हूँ। संग्यू सच में एक बिल्डिंग के किनारे खड़ा होकर छलांग लगाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फूड स्टॉल वाला आदमी आता है, जो शायद उसके लिए गॉड फादर बन गया था। वो संग्यू को पैनकेक देता है और कहता है भाई जब भी सपना आए बस बोलना आई एम ड्रीमिंग, और तू तुरंत सपना तोड़ देगा। संग्यू को उम्मीद की किरण दिखती है। अब वो अपने फोन को बेचकर कुछ पैसे जुटाता है और खाना खरीदता है और सड़क किनारे बैठकर खाता है जैसे बड़ा आदमी स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहा हो। तभी होता है ट्विस्ट, हुआर वहाँ पर आ जाती है। संग्यू खुश हो जाता है कि चलो रियल लाइफ में रोमांटिक सीन चालू हो चुका है। लेकिन तभी हुआर एक राक्षसी रूप में बदल जाती है और संग्यू को स्टोर की कांच में धक्का मार देती है। स्टोर मैनेजर समझ नहीं पाता कि ये पैनकेक अटैक है या हॉरर मूवी का लाइव शो हो रहा है। तभी राक्षस संग्यू को तलवार से मारता है, लेकिन संग्यू को याद आता है कि आई एम ड्रीमिंग, और बस वो एक झटके में जाग जाता है, हाथ में वही तलवार लिए हुए जिसे सपना अमेज़न से डिलीवरी हो गया हो। अब संग्यू एम्बुलेंस के आने से पहले ही वहां से भाग जाता है, तलवार को चुपचाप पैक करता है और पार्क में ही सो जाता है। गरीब आदमी का एयरबीएनबी। सुबह होते ही वो तलवार को एक एंटिक्स शॉप में बेचता है। दुकानदार ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे फ्री का इंटरनेट मिल रहा हो। आखिरकार संग्यू 20,000 में डील फाइनल कर देता है। पैसे मिलते ही नया लैपटॉप लेता है, होटल बुक करता है, शेविंग करता है और खुद को संग्यू 2.0 बना देता है। अब जब संग्यू के पास नई तलवार बेचकर थोड़ा पैसा आया तो भाई साहब वो सीधे बदला हुआ बंदा मोड़ में चला गया। उसने ना सिर्फ शेविंग की बल्कि फैंसी होटल में चेक इन कर लिया, नए कपड़े लिए और इतने स्टाइलिश हो गया कि खुद को शीशे में देखकर भी एक बार बोला भाई तू है कौन। अब अगली चाल, सपनों में भी लूट का नया तरीका। संग्यू रात को सोने से पहले म्यूजियम की तस्वीर देखने लगता है। उसका आइडिया था कि अगर वो सोने से पहले जो देखेगा वही सपना बनेगा। गजब जुगाड़ू निकला बंदा। रात को जैसे ही उसकी आंख लगती है सपना चालू हो जाता है और हाँ बिल्कुल म्यूजियम में ही उसकी आंख खुलती है। वह वो ऐसे घूमता है जैसे किसी ट्रेजर हंट पर आया हो। एंटिक चीजों के ऊपर उनकी कीमतें लिखी हुई थी कि कौन सी चीज सपने से उठाया जाए कि जिंदगी बना दे वो मेरी। पर तभी होता है ट्विस्ट, वही पुराना दुश्मन यानी राक्षस इस बार हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आता है और ना जाने कहां से 1990 की हॉरर मूवी वाली एंट्री करता है।
दीवार फोड़कर सीधा संग्यू के पीछे। संग्यू बेचारा चिल्लाता है, भाई आई एम ड्रीमिंग, लेकिन इस बार कोई जादू नहीं होता। राक्षस उसका पीछा करता है, कमरे दर कमरे संग्यू को मारता है, पटकता है, लेकिन जैसी कुल्हाड़ी उसके हाथ में आती है संग्यू दिमाग दौड़ाता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग, और टाड़ा वो कुल्हाड़ी के साथ वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है एकदम बिना स्क्रैच। अब क्या था, भाई सीधा फिर एंटिक शॉप और कुल्हाड़ी को बेचता है अच्छे दामों में। अब तो संग्यू को गेम समझ में आ चुका था। सो सपना देख, राक्षस से पिट, कुछ उठा, आई एम ड्रीमिंग बोल और बेच के मस्ती कर। इस बार उसने प्लान बनाया कि सपने में म्यूजियम में घुसते ही सबसे महंगी चीज उठाएगा, लेकिन राक्षस इस बार मशीन गन लेकर आता है। संग्यू ऐसे भागता है जैसे पबजी में लास्ट जोन बन चुका हो। गोलियों से बचता हुआ जैसे तैसे वो एक बार फिर अपने कमरे में जागता है, लेकिन खजाना नहीं मिल पाया उसे। अब संग्यू को समझ में आ जाता है सपनों की ये शॉपिंग इतनी आसान नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए वो अगली बार फिर से नींद की गोलियां खाता है। इसी सपने में दोबारा आ जाता है और फिर एक लंबी छलांग मारकर 2 एंटिक चीजें ले लेता है और साथ में बोलता भी है आई एम ड्रीमिंग। और फिर क्या, कमरे में दोनों चीजें टपक जाती है जैसे मैजिक हुआ हो। अब संग्यू समझ चुका था कि वो सपनों का सीईओ बन चुका है। उसने एक प्रोफेशनल डीलर से $2 मिलियन की डील पक्की की है। हाँ भाई, $2 मिलियन, मतलब सपना नहीं बल्कि सीधा स्विस बैंक लेवल की अमीरी। और जैसे ही डील करके बाहर आता है वो सामने सैंजी टपक पड़ता है जो उसे मरा हुआ समझ रहा था। अब संग्यू को रॉयल कपड़ों में देखता है तो उसकी शक्ल वैसी हो जाती है जैसे लोगों की होती है जब पुराने दोस्त आईपीएल में मैच खेलते हुए दिख जाएं। संग्यू अब उसे रेस्टोरेंट में बुलाता है और कहता है ये लो तुम्हारा स्क्रिप्ट का एडवांस, बाकी तुम खाओ और मैं जी रहा हूँ। तो भैया अब संग्यू की लाइफ लग रही थी जैसे सपनों की अमेजॉन प्राइम डिलीवरी। रात को 100 ऑर्डर कर और सुबह जागते ही प्रोजेक्ट घर पे हाजिर, क्योंकि कहानी में आने वाला था एक नया ट्विस्ट, उसका डुप्लीकेट, वो भी सपने वाला ट्विस्टेड वर्जन। सबसे पहले संग्यू ने डीलर से मिले $2 मिलियन के पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। हुआर से प्यार में थोड़ी और करीबी हुई। वो उसे उसी छत पे ले गया जहां वो एक दिन आत्महत्या करने की सोच रहा था, लेकिन इस बार कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ फायरवर्क शो जो संग्यू ने स्पेशली उसके लिए ऑर्गेनाइज किया था। अब एक रात जब संग्यू फिर से सपने में जाता है तो खुद को एक लंबी सुनसान इमारत में पाता है। जैसे ही वो बालकनी की तरफ बढ़ता है वहाँ कोई खड़ा होता है और जब वो पास जाता है तो देखता है अरे ये तो मैं ही हूँ। हाँ, उसका वही हमशक्ल, वो बहू उसी के जैसे दिखने वाला कोई बंदा, और चेहरा ऐसा जैसे जूम मीटिंग में कैमरा मिरर इफेक्ट चालू हो गया हो। जैसे वो उसे छूता है सपना कट, वो एकदम से उठता है और देखता है कि उसके कंधे और चेहरे पर जलने के निशान है, जैसे किसी ने सपने में बीबीक्यू बना दिया हो। अब संग्यू डर जाता है क्योंकि अब तक सपने में सिर्फ राक्षस ही था, लेकिन अब वो खुद ही अपने सामने आ गया। मतलब अब कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला था। अब अगले दिन पुराने दोस्त यानी फूड स्टॉल वाले अंकल के पास सलाह लेने पहुंचता है, लेकिन भाई उसकी किस्मत इतनी भी सीधी नहीं है। वहाँ एक बैन आती है और कुछ बदमाश उसे उठाकर ले जाते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि ये किडनैपिंग सैनजी के कहने पर हुई थी। हाँ, वही दोस्त जो स्क्रिप्ट का पैसा मांग रहा था और अब खुद गैंगस्टर बन चुका है। सैनजी पैसे नहीं देता तो बदमाश उसे भी उठा लेते हैं। अब कस्टमर के साथ सप्लायर को भी उठा लिया जाता है। अब दोनों बंधक हैं और उन्हें ले जाया जाता है संग्यू के ही अपार्टमेंट में, क्योंकि भैया वो तो अब छोटा मोटा म्यूजिशियन था। वहाँ संग्यू को जबरदस्ती लेकर कहा जाता है कि अब निकालो वो सब अमीर बनने वाले सपनों का जादू। तभी हुआर और थैंक यू भी उसी वक्त संग्यू से मिलने आ जाती हैं और बदमाश उन्हें भी पकड़ लेते हैं। अब माहौल बन चुका था काफी इंटेंस, यानी ड्रीम हाइस्ट मीट्स हॉस्टेज ड्रामा। सैनजी होश में आता है और पहले ही चाल में एक बदमाश को लात मारता है और संग्यू तो भाई सीधा दांत से काटने वाला देसी हथियार इस्तेमाल करता है। इमोशनल डायलॉग नहीं, छील डालो वाला एक्शन। अब थैंक यू और हुआ जैसे तैसे ऊपर भागते हैं, लेकिन एक बदमाश उन्हें पकड़ लेता है और कहता है चलो आज से तुम मेरी हीरोइन नहीं बंदिनी हो। अब संग्यू को सपना नहीं बल्कि एक नए बुरे ट्रैप में डाल दिया गया है। वो पहुंच जाता है एक अजीब सी दुनिया में जहाँ काले कीचड़ से उसकी पूरी बॉडी ढकी होती है और वो जरा भी हिले तो कीचड़ उड़ने लगता है। फिर एक गेट खुलता है और दिखाया जाता है कि असल में वो काफी दिनों से कोमा में और स्टोर के बाहर ही पड़ा हुआ था जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। वो कोशिश करता है आई एम ड्रीमिंग कहने की, लेकिन अब उसका सपना उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और तभी संग्यू खुद राक्षस में बदल जाता है। जहाँ उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है और वो अपनी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए। अब तक संग्यू अपने सपनों से खजाने ला ला के मजे कर रहा था, पर अब कहानी एकदम यू टर्न ले चुकी थी। सपना अब मैजिक शो नहीं बल्कि हॉरर थ्रिलर बन चुका था। अब संग्यू राक्षस में बदल चुका था। हाँ, एकदम फुल पावर ड्रीम मॉन्स्टर वर्जन। हाथ में वो भारी भरकम कुल्हाड़ी जो देख कर ही बदमाशों की फट जाती थी। बिना मैं आ रहा हूँ कहे ही सीधे अपार्टमेंट के लिविंग रूम की दीवार तोड़कर एंट्री करता है। उधर सारे बदमाश जो थैंक यू और हुआर को किडनैप करके बुरी तरह से डरा चुके थे, अब खुद डर से पसीने पसीने हो रहे थे। और होना भी चाहिए, क्योंकि संग्यू पहले वाला बेचारा स्क्रिप्ट राइटर नहीं था, वो अब ड्रीम लैंड का धांसू डॉन बन चुका था। एक सेकंड में मॉन्स्टर संग्यू ने अपनी मशीन गन निकाली जो उसने सपने से लाया था और बदमाशों पर फायरिंग चालू कर दी। गोलियां ताला तोड़ चल रही थी जैसे पबजी में फुल हेडशॉट्स हो रहे हो। थैंक यू और हुआर को छुड़ाने के बाद संग्यू सीधा बदमाश लीडर के पास जाता है और भाई साहब जो पहले संग्यू के सिर पर बुरी नीयत से बंधा हुआ बैग डाल रहा था, अब वो भाई माफ कर दो गलती हो गई वाला लुक लिए जमीन पर पड़ चुका था।
लेकिन जैसे ही संगी उसे मारता है तभी कुछ बहुत अजीब होने लगता है। सपनों से लाई हुई एंटिक चीज, हर तलवार, हर कुल्हाड़ी, हर खजाना, एक एक करके सभी चीज गायब होने लगती है। और वो सिर्फ उसके अपार्टमेंट से ही नहीं बल्कि उन अमीर डीलर्स और कलेक्टर्स के घरों से भी। भाई जैसे कोई इनविजिबल ड्रीम रिटर्न पॉलिसी चालू हो गई हो, जैसे आया था वैसे ले जा। और जैसे सब कुछ गायब होता है संगी की आंख खुलती है और वो फिर उसी जगह जगता है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, उस फूड स्टोर के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ वही पुराना संगी। अब तक का सब कुछ जो हमने देखा वो एक सपना था या कोई अल्टरनेटिव रियलिटी, ये तय कर पाना काफी मुश्किल था। लेकिन तभी हुआर बाहर आती है और संगी को पहचान लेती है, क्योंकि एक बार उसने उसे कॉन्सर्ट में देखा था। वो संगी को उठाती है और उसे बैठाकर खाने के लिए नूडल्स देती है और पहली बार संगी को रियलिटी में कोई अपनापन मिलता है। संगी रो पड़ता है, उसका दिल भर आता है। हुआर उससे कहती है कि उसने एक मैगजीन में उसकी लिखी हुई कहानी पढ़ी है और वो चाहती है कि वो इस कहानी को अच्छे दामों में बेचे। साथ ही उसने अपने कैफे में उसे काम पर रख लेती है। अब संगी की लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल लगने लगती है। फूड स्टॉल वाले अंकल के पेट पर दिखे अजीब निशान, उनकी भी सपनों की शक्तियां और वो रहस्यमयी खंडर जो संगी के पीछे अब भी मंडरा रहा था। क्या संगी का सफर यहीं खत्म होगा या शुरू? अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर थी और भाई साहब ट्विस्ट तो ऐसा आया जैसे मैगी में गलती से किसी ने मिर्च डाल दी हो। संगी की जिंदगी अब थोड़ी पटरी पर आ चुकी थी और वो फूड स्टॉल वाले अंकल से नूडल्स ऑर्डर करता है पूरे गर्व के साथ, जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ ऑर्डर दे रहा है। लेकिन स्टॉल वाले अंकल मुस्कुराते हुए कुछ और ही करते हैं। वो संगी को उसके दिए हुए पैसों का थैला वापस कर देते हैं, वही जो उसने पहले बतौर थैंक यू गिफ्ट छोड़ दिया था। संगी थोड़ा हैरान रहता है और तभी अंकल अपनी शर्ट ऊपर उठाते हैं और दिखाते हैं पेट पर वही राक्षसी निशान, वही जो संगी के शरीर पर भी थे। मतलब भाई साहब ये तो सस्पेंस की हद हो गई। अंकल बताते हैं कि उनके पास भी वही शक्तियां थी जो संगी के पास है और वो भी अपने सपनों से चीजें ला सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने फैसला किया था कि भले ही उनके पास ये अनोखी शक्तियां हैं, उन्होंने कभी भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने फैसला किया था कि भले ही उनके पास ये अनोखी शक्तियां हैं, लेकिन वो एक साधारण जिंदगी ही जिएंगे बिना किसी लालच या घमंड के। और संगी को सलाह देते हैं, पावर रखना बुरी बात नहीं बेटा, लेकिन उस पर कंट्रोल रखना उससे भी बड़ी बात है। संगी चुपचाप से सब कुछ सुनता है और सोचता है कि अब तो चलो सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि सपने वाला आखिरी खंडर, वहीं जहाँ राक्षस ने उसे बदला था, वो अब रियल वर्ल्ड में दिखने लगा है। हाँ, वही टूटी दीवारें, काला धुंध और कुछ कुछ दिखता हुआ राक्षसी साया। मतलब उसका सपना अब भी पीछा कर रहा है। तो अब क्या होगा? क्या संगी फिर से किसी खतरनाक ड्रीम एडवेंचर में फंसने वाला है, या वो अब अपने डर को हराकर रियल वर्ल्ड का भी हीरो बनेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या हम सब भी अपने सपनों को हकीकत में ला सकते हैं? सोचिए, क्या हो अगर आपके सपनों की चीज भी आपकी अलमारी में आ जाए? जवाब नीचे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नूडल्स की तरह शेयर कर दीजिएगा, ड्रीम की तरह सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सपनों को असलियत में बदलने का मन हो तो बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। द एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।